नमस्कार, सितंबर मैक्रो और मार्केट अपडेट संस्करण में आपका स्वागत है और इस महीने हमारा ध्यान भारत पर है। अगस्त में सबसे महत्वपूर्ण नीति घोषणाओं में से एक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण से आई, जिसमें उन्होंने भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संरचना को सरल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। 2017 में शुरू किया गया जीएसटी भारत की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि वर्तमान 5 स्लैब संरचना के कारण वर्गीकरण, विवाद और अनुपालन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। उत्पाद परिभाषाओं में मामूली बदलाव अक्सर वस्तुओं को उच्च कर श्रेणियों में ले जाते हैं, जिससे मुकदमेबाजी और अनिश्चितता पैदा होती है। प्रस्तावित सुधार के तहत जीएसटी को 3 स्लैब्स में सरल बनाने का प्रयास है। आवश्यक वस्तुओं के लिए 5%, मानक वस्तुओं और सेवाओं के लिए 18% और पाप व विलासिता की वस्तुओं के लिए 40%। इससे जटिलता कम होने, अनुपालन में सुधार और एमएसएमईज के लिए व्यापार लागत घटने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी का लाभ मिल सकता है, जिससे एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और किफायती आवास क्षेत्रों में खपत बढ़ सकती है। यह पहल मांग को प्रोत्साहित करने के लिए पहले उठाए गए कदमों के बाद आई है, जिनमें व्यक्तिगत आयकर और खुदरा आवरण मानदंडों में डील शामिल है। ये उपाय मिलकर सरकार की कमजोर खपत प्रवृत्तियों को लेकर चिंता और भारत में घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने की मंशा दर्शाते हैं। जीएसटी परिषद से उम्मीद है कि वह सितंबर की शुरुआत में दरों में बदलाव पर विचार करेगी। एक प्रमुख मुद्दा मुआवजा उपकर का प्रबंधन होगा, जो सरकार के कुल राजस्व परिणामों को प्रभावित कर सकता है। 2 संभावित परिदृश्य हैं। पहला, जिसमें कर कटौती की भरपाई अन्य जगह बढ़ोतरी से की जाती है, जिससे कुल राजस्व में शुद्ध हानि नहीं होती, और दूसरा, जिसमें उपकर वाले आइटम नई स्लैब से मेल नहीं खाते, जिससे घाटा होता है, जिसे केंद्र और राज्यों में साझा करना होगा। उपभोक्ताओं को लाभ और महंगाई में कमी इस पर निर्भर करेगी कि उत्पादक कर बचत का लाभ कितना आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सरल जीएसटी मॉडल से सफलता पाई है। भारत का राष्ट्रीयकरण इसकी प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बना सकता है, जिससे व्यापार में आसानी और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कई टैक्स स्लैब्स के अलावा भारतीय जीएसटी संरचना में उल्टा शुल्क ढांचा भी है, जो निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग में अब भी बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन अब तक सीमित प्रगति देख पाया है, जबकि यदि इसे लागू किया जाए तो यह दक्षता और जवाबदेही को भी बढ़ा सकता है। इन सुधारों की भी आवश्यकता है। जैसे जैसे परिषद विशिष्टताओं पर चर्चा कर रही है, हितधारक एक बात पर सहमत है: तर्कसंगतता अनिवार्य है। चुनौतियां सादगी, राजस्व जरूरतों और उपभोक्ता प्रभाव में संतुलन बनाना है, जो नाजुक कार्य है और यही जीएसटी के अगले अध्याय को तय करेगा। अमेरिका सरकार द्वारा भारत पर 25% टैरिफ 7 अगस्त को लागू हुआ और 25% टैरिफ 27 अगस्त को लागू हुआ। याद दिला दें कि अमेरिका भारत के वस्तु निर्यात का लगभग 20 से 22% हिस्सा है, यानी यह भारत की जीडीपी का 2.2% है, जिसमें 1/3 टैरिफ से मुक्त है, जैसे दवाइयाँ, महत्वपूर्ण खनिज और ईंधन। कुछ क्षेत्रों पर अलग अलग टैरिफ लगते हैं, जैसे ऑन्टो, स्टील और एल्यूमिनियम। कोई तर्क दे सकता है कि प्रभावी टैरिफ दर लगभग 35% है, जो 50% से कम है, लेकिन अगर यह 6 महीने भी लागू रहता है तो भारत की जीडीपी वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसका बोझ श्रम प्रधान क्षेत्रों पर पड़ेगा, जैसे आभूषण, वस्त्र और खाद्य वस्तुएं। इन दरों पर भारत पर टैरिफ पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक होगा। भारतीय रुपया अगस्त में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88 तक पहुंचा।
इस साल की शुरुआत से अब तक रुपया 2.7% गिरा है। उभरती बाजार मुद्राओं में रुपया दुर्लभ कमजोर मुद्रा रहा है, जबकि अधिकांश अन्य मुद्राएं डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई हैं। इस कमजोरी का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों की इक्विटी निकासी है, जो विकास और लाभप्रदता को लेकर चिंताओं से हुई, जिसे हालिया टैरिफ तनावों ने बढ़ाया। इसके बावजूद डॉलर के लिए व्यापक दृष्टिकोण नरम बना हुआ है, जिससे अगले 6 महीनों में रुपये में और गिरावट की चिंता कम हो जाती है। भारत की जीडीपी पर मजबूत आधिकारिक आंकड़ों के बावजूद भारत में विकास की भावना नाजुक है। सितंबर में अस्थायी कमजोरी दिख सकती है, खासकर जब ऊंचे टैरिफ के कारण नए निर्यात आदेश कम हो रहे हैं। अगर जीएसटी दरों में कटौती में देरी होती है तो उपभोक्ता खरीदारी टाल सकते हैं, जिससे मंदी बढ़ सकती है। आधिकारिक जीडीपी आंकड़े इस नरमी को पूरी तरह नहीं दिखा सकते। सांख्यिकी कार्यालय द्वारा डबल डिफ्लेशन के बजाय सिंगल डिफ्लेशन का उपयोग भारत में गिरती वस्तु कीमतों के बीच वास्तविक वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है। इससे भी अधिक चिंता नाम मात्र जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्ति है, जो कर संग्रह, कॉरपोरेट राजस्व और निजी निवेश की इच्छा को प्रभावित करती है। हालांकि यह मंदी सरकार को सुधारों में तेजी लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। जीएसटी के तर्क संगतकरण की घोषणाएं सरकार की मंशा दर्शाती हैं और आगे व्यापार व घरेलू सुधार भी हो सकते हैं। राजकोषीय दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। संभावित जीएसटी कटौती, निर्यात प्रोत्साहन, बढ़ते रक्षा खर्च और कमजोर प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट पर दबाव डाल सकते हैं। सौभाग्य से अपेक्षा से कम वैश्विक तेल कीमतें राहत देती हैं। सरकार इसका लाभ उठाकर तेल बिक्री बढ़ा सकती है या उपक्रमों से अधिक लाभांश ले सकती है। भले ही नाममात्र वृद्धि निराश करे, वर्तमान में राजकोषीय चूक संभवतः मामूली रहेगी, जैसे जीडीपी का लगभग 0.1 से 2%। इसे अल्पकालिक बिलों से आसानी से वित्त पोषित किया जा सकता है, भारी बॉन्ड जारी करने के बजाय। राज्य स्तर पर भी यही स्थिति है। खर्च राजस्व से अधिक है, लेकिन कुल घाटा और उधारी बजट सीमा के भीतर रहने की उम्मीद है। हालांकि एसडीएल की आपूर्ति दिसंबर 2025 तक ऊंची बनी रह सकती है और उसके बाद इसमें कमी आ सकती है। भारतीय शेयर बाजारों ने पिछले कुछ महीनों की तेजी के बाद जुलाई और अगस्त में विराम लिया, क्योंकि बढ़ती इक्विटी आपूर्ति और प्रतिकूल व्यापार शुल्क के परिणामों ने बाजारों पर दबाव डाला। हालांकि जीएसटी न्यूज ने कुछ सहायता दी। अगस्त में निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट आई। भारतीय इक्विटी में यह गिरावट ऐसे समय आई जब वैश्विक इक्विटी में तेजी जारी है, जिससे एफपीआई तिमाही के बाद बिकवाली कर रहे हैं। वित्त वर्ष 26 इक्विटी बाजार का रुख हाल ही में रक्षात्मक हो गया है तथा उपभोक्ता क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा अगस्त में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। हम इक्विटी पर तटस्थ दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स की तुलना में इक्विटी वैल्यूएशन औसत के करीब है, जैसा कि अर्निंग्स यील्ड टू बॉन्ड यील्ड स्प्रेड से मापा जाता है। हमारे इक्विटी बाजार सेंटीमेंट मापदंड पर भी तटस्थ रीडिंग्स हैं। हालांकि इक्विटी के भीतर हम रक्षात्मक पोजीशनिंग की सलाह देते हैं, क्योंकि वृद्धि की गति धीमी है और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाती है। शैली भारत की 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड जुलाई से लगभग 20 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, जबकि घरेलू मैक्रो परिस्थितियां अनुकूल रहीं। सौम्य महंगाई, संप्रभु रेटिंग सुधार, स्थिर कच्चा तेल कीमतें, मंद घरेलू वृद्धि, आरबीआई का तटस्थ रुख और अधिशेष तरलता के बीच खुले बाजार संचालन की खरीद रोकना संभवतः इस वृद्धि में योगदान देने वाले कारक हैं। बाजार में सतर्कता संग्रह को भी दर्शा सकती है,
केंद्र और राज्य इस वर्ष के लिए बजट में निर्धारित उधारी योजनाओं पर टिके रह सकते हैं। लंबी अवधि के छोर पर दबाव का मुख्य कारण राज्य विकास आर्ण (SDL) के निर्गम में तेजी है। वर्ष की शुरुआत से अब तक SDL निर्गम साल दर साल 42% बढ़े हैं और वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में बाजार में तेज उछाल देखा गया है। तेज उछाल इस आपूर्ति का 65% हिस्सा 15 वर्षों से अधिक परिपक्वता में है, जो ऐतिहासिक औसत 40 से 50% से अधिक है। यह उस समय के साथ मेल खाता है जब बैंकों की SLR प्रतिभूतियों की मांग में कमी आई है और बीमा कंपनियों व NPS जैसे दीर्घकालिक निवेशकों की रुचि भी घटी है, जो अब तेजी से इक्विटी की ओर झुक रहे हैं। जून से RBI की ओएमओ खरीदारी की अनुपस्थिति ने लंबी अवधि के छोर पर स्प्रेड को और चौड़ा किया है। सरकारी बॉन्ड के 5 से 15 वर्ष खंड में स्प्रेड्स अपनी 3 से 5 वर्ष की प्रवृत्ति से ऊपर हैं। हालांकि अगले महीनों में यील्ड्स में नरमी आ सकती है, जिससे भारत के विकास, मुद्रास्फीति मिश्रण और निर्गम अवधि में बदलाव प्रभावित कर सकते हैं। जहां हम अवधि को लेकर लचीले हैं, वहीं लंबी अवधि की प्रोफाइल प्रबंधन के लिए सामरिक दृष्टिकोण विवेकपूर्ण है। सहायक घरेलू परिस्थितियां, उपलक्ष्य मुद्रास्फीति, नरम विकास और तरलता अधिशेष को टैरिफ और वैश्विक दर अस्थिरता जैसे बाहरी जोखिमों के विरुद्ध तौला जाना चाहिए। पिछले दर कटौती और टर्मिनल दर प्रत्याशा का संचयी प्रभाव उपज की दिशा को आकार देगा। जोखिम पुरस्कार के आधार पर लघु अवधि, उच्च श्रेणी बांड और चयनात्मक क्रेडिट आकर्षक प्रसार और उपार्जन प्रदान करते हैं। ये खंड वर्ष के शेष समय में आकर्षक अवसर प्रस्तुत करते हैं। इस महीने के लिए विदा ले रही हूँ। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज